सभी को नमस्ते, प्रणाम। आदरणीय बाबा जी और माता जी को श्रद्धा नमन करते हुए और आयोजक मंडल और प्रेम भाई जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता के साथ मैं आज अपनी बात को शुरू करता हूँ। अभी हमने अनन्या बहन, सेंथिल और हमारे बहुत ही ऊर्जावान ठाकुर आशीष को सुना तो मुझे अभी मैं पीछे सुनील जी को कह रहा था कि दूसरे ठाकुर भी अभी आने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी ठाकुर परिवार में भिवानी में जन्म हुआ और माता पिता भी किसान हैं। आज सुबह माता जी का फोन आया 9:15 बजे, जब मैं नाश्ता करके इधर आ रहा था तो मैंने कहा मम्मी आशीर्वाद दीजिए, इस मंच पे नवीन अध्येता के तौर पे मेरा चयन हुआ है तो बड़ी खुश हुई कि किसानों का जो ये सम्मेलन है, आवर्तनशीलता पे बात है, और वहाँ पे ऐसा बेटा जो कि अभी कॉर्पोरेट में रहा, आदर्शवाद और भौतिकवाद की जिंदगी जीते हुए कैसे सहअस्तित्ववाद का अध्ययन करने के लिए आज मंच पे बात करेगा। अब तक की जितनी भी ट्रेनिंग्स रही उसमें पूरा अभ्यास यही था कि हाउ टू फाइंड आउट योर पैशन एंड पर्पज इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। जितनी भी कार्यशाला रही उसमें यही लिखवाते थे कितना पैसा कमाना है, तो मेरा यही सपना था कि 10,000 करोड़ रुपए कमाना है। ठीक है, तो ये यात्रा में इसलिए कि अब तक के जितने भी शोध रहे उसको मैं 2-3 मिनट में बताने के बाद 2-3 मिनट में इस चर्चा पे आता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन में मेरा क्या शोध रहा, और उसके बाद आगामी योजनाओं के साथ परिवार में अभी क्या चर्चाएं हैं। तो इतना ठीक रहेगा 10 मिनट में तो। और काफी लोगों से मैं यहाँ पे फेस टू फेस जान पहचान में हूँ, और लगभग 50-60% से मेरा बाई फेस यहाँ पे मतलब संपर्क है और मतलब संबंध भी है। और इस पावन धरती बांदा पे मैं जब यहाँ पे हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बांदा की एक एक चारों अवस्थाओं के प्रति मेरा और आप सबकी कृतज्ञता तो बनती है। और खूब खूब धन्यवाद सभी का कि अब तक का जो पूरा का पूरा आयोजन है और सम्मेलन है बहुत ही सुचारू रूप से 2 दिन की वर्षा के बाद आज बहुत एकदम से चिलचिलाती हुई धूप और अचानक से पसीना आने के बाद ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही अपने चरम पे पहुंच चुका है। और मैं अपनी बात में ये देखता हूं कि अब तक पूरा का पूरा जो मैं इच्छा पूर्ति के लिए लगा हुआ था भौतिकवाद में, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ मैं अपनी जिंदगी को जी रहा था। मेरी शादी जब हुई और मेरी पत्नी मेरे साथ आई और तो उनको 6 महीने गांव में रहना पड़ा, लेकिन उनकी शिक्षा को देखते हुए जब मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में मैं पहले से ही था 5 साल से, लेकिन जब वो आए हमारे साथ, जब उन्होंने कॉर्पोरेट में जॉब की और हमारी बेटी जब हुई और 6 महीने की हमने नाना जी के पास भेजी, तब से ही मैं देख रहा था कि जिंदगी कैसी है, किस भागदौड़ में मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, जैसे अभी किसी ने कहा कि बोरियत, विनायक जी कह रहे थे कि बोरियत के लिए और सबके लिए पूरा व्यवस्था है, इंतजाम है। तो मैं देख पा रहा हूं कि जब सोम भाई का पहला शिविर मैंने 2022 में किया, पहले ही कुछ घंटों में मुझे स्वीकार क्यों हुआ, क्योंकि पिछले 25 साल की जो जर्नी थी और जो बीच में 7-8 साल आदर्शवाद में भी जाना हुआ, इस्कॉन टेम्पल और काफी फॉलो में करता रहा, क्योंकि तृप्ति नहीं थी। तो ये पहले ही प्रस्ताव में आए कि सहअस्तित्ववाद है, साथ साथ काम करने से इच्छा की तृप्ति है। आदर्शवाद इच्छा मुक्ति की बात कर, तो इच्छाएं तो थी, शुभकामनाएं तो थी, अपनी इच्छाएं तो कोई भी ये नहीं कहता था कि शुभेच्छाएं उनको छोड़ना है, लेकिन एक पूर्ति का मॉडल है, एक जो मुक्ति का मॉडल है, दोनों में भी क्या अपने आप ही मिल जाता है क्या? 10,000 करोड़ भी अपने आप मिल जाता है क्या संयम साधना समाधि भी अपने आप हो जाती है क्या? तो शर्म तो दोनों में ही था। तो मुझे लगा कि उन दोनों में भी अगर मैं चलता हूं और कोई आश्वासन है, कोई पूरा रास्ता नहीं है, और आईएम की ट्रेनिंग भी ये कहती है कि पैशन पता प्राप्त करने में, पर्पज प्राप्त करने में लोगों की 70 साल की उम्र निकल जाती है, उसके बाद भी उनको ये नहीं पता होता इस धरती पे किस पैशन और पर्पज के साथ आए हैं। आज मैं पहले ही शिविर के पहली ही यात्रा में मानव लक्ष्य और प्रयोजन को पता लगा रहा हूँ। तो ये तो ऐसा कार्य है जो कि जन जन तक, देश व्यापीकरण, लोक व्यापीकरण, राज्य व्यापीकरण, ग्राम व्यापीकरण के लिए हो सकता है। तो उसी समय से बैठते हुए मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मेरे 10,000 करोड़ के मिशन का क्या होगा। उसी शिविर में बैठे बैठे, उससे पहले पद के लिए भी, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, राजनीतिक वातावरण बना ही रहता, तो सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति का ही दिखता है। तो 2007 में मेरा भी एक मिशन था कि बनना तो देश का राष्ट्रपति ही है लोधी गार्डन, जिसको हम एलजी मीट के नाम से संबोधित करते हैं, वहां बहुत से प्रबुद्ध और कॉर्पोरेट लोगों के साथ आना जाना था। सुबह 4 बजे उठ के हम मीटिंग करते थे कि कैसे बनना है। तो बहुत सारे विचारकों, प्रबोधकों, बुद्धिजीवियों से मिलने के बाद ये रहा कि बन तो सकते ही हैं अगर आप चाहते हैं। तो मैं कहता बन गया तो, बोला यही एक क्वेश्चन है जो हमें डाउट होता है कि बन गए तो
तो मुझे लगा इतने सारी इच्छाओं के साथ, इतने सारे संकल्प के साथ, इतने बड़े प्रयोजन और लक्ष्य के साथ जब मैं अब तक जी ही रहा हूं, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, तो क्यों ना इसमें भी एक अच्छे से प्रयोजन के साथ अगर मैं कार्यक्रम बनाता हूं तो मैं उस चीज को प्राप्त कर सकता हूं जो कि बाबा जी ने हमारे को प्रेरणा और सूत्र व्याख्या के रूप में दिया है। तो मैंने मन बनाया कि मैं सभी वांग्मय का विधिवत अध्ययन करूंगा। तो अभी मेरी यात्रा यहाँ से होती है शुरू। दिसंबर 2022 में रायपुर में कार्य करने के बाद, इतनी उतार चढ़ाव के बाद, मैंने अपनी समीक्षा के तौर पे पहली जीवन क्रिया देखने के बाद कहा कि अब तक की मेरी जितनी भी सजावट, बनावट, दिखावट और शरीर की थकावट है, मन की जो फसावट है और विचारों में जो भटकावट है और भाव में जो रुकावट है, संस्कार में जो अटकावट है और जो मेरी पूरी जलावट है, वो मेरी पूरी सारी गिरावट है। तो इस गिरावट के साथ तो सर्व शुभ हो नहीं सकता। तो सब सुधार ही सबसे बड़ी कृपा है। यहां से मैंने अपने को इसके प्रति समर्पित किया। बहुत सारा विरोध बाय डिफॉल्ट मुझे भी मिला, किसी की यात्रा इतनी आसान नहीं होती, तो आसान मेरी भी नहीं है। ठीक है, सभी इतने सारे आश्वासन किए ही थे। गांव में मैं कहता था कि हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, अब उनको लगता है ये किससे उतरेगा। तो मेरे को लगा मैं अपने अहंकार से उतरूंगा जो कि चढ़ा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी जो यात्रा है अनुक्रम से है और इसमें क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, परिवर्तन, परिमार्जन जो है वो सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। यही आवर्तनशीलता है। ठीक, इसको मैंने जब जांचा, देखा कि भाई ये तो परिवार में करने का एक कार्यक्रम है, जितने भी अभ्यास हैं वो परिवार में ही हैं। तो बहुत बड़ी कृपा हुई जब लगभग मैंने 34 महीने की इस पूरी यात्रा में 340 दिन अपने ऑफलाइन सेशंस में लगाए। ऐसी कोई पॉपुलर जगह नहीं जहां मैं गया नहीं। जीवन विद्या की, तो जीवन विद्या के 15 से भी ज्यादा सेंटर्स पे जाने के बाद, 20 से भी ज्यादा प्रबोधकों को सुनने के बाद, ठीक है, लगभग 50% टाइम हापुड़ में लगाने के बाद, जो कि यहाँ पे शिक्षा विभाग के हमारे सभी साथीगण आए भी हुए हैं, लगभग 100 लोग हम जब संपर्क क्रांति से यहाँ पहुंचे हैं, दिल्ली से काफी संख्या है यहाँ पे। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि कैसे मैंने जो 92 डेज वहां पे बिताए थे, वो मेरी यात्रा का सबसे बड़ा एक माइलस्टोन रहा कि मैं आगे इसको कर सकता हूँ। मुझे ऐसा विश्वास है। मेरी मम्मी बोलती थी, बेटा ये क्या कर रहा है, क्या साधु सन्यासी बनेगा क्या? क्या बाबा बनना है? तो मैं कहता था ठीक है। इसकी भी मुझे बहुत सारी यहाँ पे सूत्र व्याख्या मिली जाती थी कि अपने को साधना है तो साधु का ही काम है। तो ऐसा मैं अपने में तो शिथिर कर पा रहा था, लेकिन परिवार को शिथिरता दिखाई नहीं देती, क्योंकि सारा आचरण में ही है। तो बातचीत करने से तो कुछ काम बन नहीं रहा। तो ये सारी चीजें जब आचरण में आई तो सबसे पहले मेरी पत्नी को दिखाई दी। तो इसका फल परिणाम ये है कि पिछले 6 महीने में एवरेज 60 दिन उन्होंने भी इस यात्रा में लगाए, जो कि पहले कभी भी उनको स्वीकार नहीं था। पति स्वीकार था इसलिए विश्वास था, कंटेंट स्वीकार नहीं था इसलिए उनका साथ नहीं था। तो मैं ये कहता था, जब मुझसे कोई पूछता था कि आप ऐसा कैसा कर लेते हैं, आपकी पत्नी का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, मां पत्नी को नरेश स्वीकार है इसलिए उनको मेरा ये कंटेंट स्वीकार है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी कोई गहरा संस्कार है, उनकी भी बहुत सारे कोई पूर्व के अभ्यास हैं, पूर्व समृतियां हैं, जो जब हम जिस जगह पे थे उनको ये लगता था कि नरेश अभी यहाँ पे है, मैं अभी यहाँ पे हूँ, इसके यहाँ रहने से मेरा काम इसके साथ चल जाता है। मैं 10 दर्शन के आने के बाद जब मैं यहाँ पे गया, उसको ये लगा कि ये तो बराबर आ जाएगा, तो मुझे भी ऊपर उठना है, किसमें, आचरण में और व्यवहार में। तो शायद उनकी यात्रा भी शुरू हुई। वो सुन भी रही होंगी लाइव। तो ऐसा है। तो बहुत सारा मैंने श्याम भाई को सुना, मुझे लगा कि ये सारा का सारा जो पूरी यात्रा है ये मानवीयतापूर्ण आचरण की है, मूल्यों की है, अपने अंदर भाव को शिथिर करने की है। तो परिवार को कुछ दिखाई दिया कि बहुत सारी जितने भी परिवार में जो दुविधाएं आती हैं उसमें किस तरह से निश्चित और निरंतर और शिथिर रह के ये अपने आप को अब सुझाव की जगह से या समाधान की जगह से प्रस्तुत होता है। हस्तक्षेप कम हुए परिवार में। मेरे ऐसी बातचीत में श्रवण शुक्ला जी से, संजीव चोपड़ा जी से बात हुई कि बहुत सारा हमारा हस्तक्षेप रहता है परिवार में, तो हम अवॉइड भी करते हैं। तो इग्नोरेंस और अवॉइडेंस की जगह से जब ध्यान जाना शुरू हुआ और हस्तक्षेप और जो बीच बीच में जो दखल अंदाजी उस पर ध्यान जाना शुरू हुआ, तो परिवार में हमारे बने रहने मात्र से अपने आप ही सारा काम शुरू है, जिसमें हमें कुछ कार्य व्यवहार करना भी नहीं पड़ा। तो ये कुछ सूत्र रूप में कुछ बातें हैं जो जीवन विद्या से मुझे एकदम गहरे में जीते हुए बाकी लोगों से दिखाई दी। अशोक गोपाला भाई के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, क्योंकि उनको मैंने बहुत सुना। 30 दिन से भी ज्यादा अशोक गोपाला जी को सुना, 50 दिन से भी ज्यादा गणेश बागड़िया जी को सुना, और सबसे ज्यादा जो मैंने अगर किसी को अभी तक इस यहाँ पे सुना है तो उसमें श्याम भाई और सोम भाई हैं। ठीक है, 350 दिन सुनने के बाद मुझे ये स्वीकार हुआ कि नहीं, ये काम ही है जो मुझे वास्तव में फुल टाइम करना चाहिए। और पहले से मैंने परिवार से 2 साल का समय लिया, जिसको मैंने अब एक्सटेंड कर दिया लाइफ लॉन्ग।
और बीच में मुझे रहा कि जो मेरी यात्रा है वो चलती रहेगी। पत्नी के आने से वास्तव में परिवार समूह में चर्चा हुई। परिवार में सभा विधि से हम निर्णय ले पा रहे हैं, लेकिन परिवार बड़ा है। जैसे मैंने भिवानी में कहा कि मेरे 3 दादाओं के, मेरे 15 अंकल के साथ मेरी जगह पे हम 30 हैं, जिसमें 30 पुत्र विधु भी हम आ गई हैं, जिसमें मैं परिवार में बड़ा हूं तो सबका ताऊ लगता हूं, तो कई बार तो घूंघट में बैठ के वो मेरी बातें सुनती है, ठीक है। और अभी 60 संतान है। तो मुझे ऐसा लगता है, जब अनीता दीदी से बात हुई कि कैसे बच्चों के लिए अभिभावक विद्यालय और शिक्षा संस्कार की जगह से काम हो सकता है, तो आगामी परियोजनाओं के तौर पर परिवार में ही, मुझे कुटुंब में ही इसमें बहुत सी संभावनाएं नजर आ रही। तो पहले मैं पूछता था कि आपको गांव से शहर में कैसे पलायन करना है, अब मैं उससे पूछता हूं कि मुझे शहर से गांव में कैसे आना है। तो जैसे मैं कहता हूं कि भाई मैं अगर यहाँ पे हूं तो इसमें सब में मेरे परिवार का ही योगदान है, ठीक है। मेरी परिवार की ही सहमति और स्वीकृति है, तो उनके प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। और आप सभी जन जो यहाँ पे हैं, उनकी एक्टिव भागीदारी से एक उत्साह और आनंद महसूस होता है। हम सभी व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, तो मुझे अचानक से अपनी यात्रा नजर आ जाती कि मैं आज तक पूरा सजावट बनावट दिखावट की यात्रा में था, और अभी मैं उठावट की यात्रा में लगी हूं, तो आप सभी भाइयों का ही योगदान और सहयोग है। तो मैं एक अभ्यास के तौर पे एक मुद्दा जो श्याम भैया ने सजेस्ट किया, मैं उसको देखता हूं कि मैं गलती तो बहुत करता ही हूं। तो अगर मैं गलती करता हूं और होश नहीं रहता, तो मेरा पहला स्टेप है जो मुझे बार बार दिखता है। फिर मैं गलती करता हूं, जल्दी ही होश आ जाता है, दूसरा स्टेप भी दिखता है। फिर मैं गलती करता हूं, ठीक है, होश आने पर भी रुक नहीं पाता हूं, वो भी मुझे अपना दिखता है। फिर मैं गलती करता हूं और जल्दी ही होश आने पर ठीक कर लेता हूं, ये भी दिखता है। फिर गलती करने पर रुक जाता हूं, ये भी दिखता है। और सही होना क्रमशः शुरू हो जाता है, यही भी दिखता है। तो इससे मेरे अंदर स्नेह का भाव आता है। और अगर मैं गलती करता हूं तो मैं की जगह मानव को रख देता हूं, तो मानव भी गलती करता है। तो यहां से मुझे समझ आ जाता है कि हम गलती करने के अधिकार के तो साथ हैं, और सही समझ की हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं और अवसर है। तो बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, और आप सभी के प्रति थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वंडरफुल ऑडियंस। एंड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सुनने में बहुत ताकत लगती है, बोलने में इतनी मेहनत नहीं होती। नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही नरेश भैया की। पहले दिन सोम भैया ने कहा था कि नशा करना है तो ज्ञान का नशा करो, और भैया जो है निरंतर ज्ञान के नशे में अब आ ही गए हैं, तो ज़रूर जो है मंजिल को पा ही लेंगे। और हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी राजनीति में भी आ जाएं, ताकि परियोजन के अर्थ में जो है परंपरा बनाने में बहुत जल्दी सहायक हो जाएंगे।